हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर जो है इसे एनुअल एग्जाम भी बोल सकते हो आप, सेशन एंडिंग एग्जाम भी बोल सकते हो आप, और इसके अलावा इसे टर्म टू एग्जाम भी बोलते हैं। तो इस बात से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है सबसे पहले। ठीक है, अब जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पेपर में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। जैसे आपको अपना नाम लिखना होता है, क्लास लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ फिल कर देनी होती है। ये जो आपका एनुअल एग्जाम है ये 40 मार्क्स का आपका एनुअल एग्जाम है, जिसमें 20 मार्क्स आपका ऑलरेडी ऑरल टेस्ट हो चुका होगा और 20 मार्क्स आपका ये एमडीपी का जो आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं उसका होता है। इन सबको अगर कंबाइंड करेंगे तो ये 80 मार्क्स की कंप्लीट वेटेज है आपके एनुअल एग्जाम के अंदर। अब ये जो 40 मार्क्स का रिटन एग्जाम है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी 3 कॉम्पिटेंसी इसकी होती है। फर्स्ट कॉम्पिटेंसी है इसकी ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, सेकंड कॉम्पिटेंसी इसकी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, और थर्ड कॉम्पिटेंसी है इसकी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। तो इस तरह से आप 40 मार्क्स देख सकते हैं। फर्स्ट कॉम्पिटेंसी की जो वेटेज है वो 10 मार्क्स की है, सेकंड कॉम्पिटेंसी की वेटेज यहाँ पे 15 मार्क्स की है, और थर्ड कॉम्पिटेंसी की जो वेटेज है वो 15 मार्क्स की ही रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम एक एक करके तीनों कॉम्पिटेंसी के अंदर जो क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट कॉम्पिटेंसी यानी सेक्शन 1 इसे बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। इसके अंदर 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे। जैसे आप यहाँ देखो, आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है कि ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड टिक आंसर द क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको दे रखे हैं उनको आपको रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी चॉइस आपको दे रखा है उसमें से करेक्ट आंसर आपको पिक कर लेना है। जैसे मैं रीड करता हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेंट दैट प्रोटेक्ट्स चंपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। अब जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो जो चंपा की वहाँ के जो लोग हैं उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आप कह सकते हो, तो इस टेंट को बोला क्या जाता है, इस टेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस टाइप का जो टेंट है इसे रेबो बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिजास्टर कॉज्ड बाय द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस कॉल्ड। देखिए, अर्थ का जो सरफेस होता है, जब इसके अंदर कोई मूवमेंट होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अर्थक्वेक आ गया है ना। तो अर्थक्वेक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और यहाँ पे पिक्चर भी आपको डिस्प्ले किया गया, तो इस पिक्चर से भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक की बात की जा रही है। तो आप अपने आंसर को यहाँ चूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑब्जर्व इन द पिक्चर। अब जैसे इस पिक्चर को आप देखेंगे, इस पिक्चर से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पे हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट की जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे अपने आंसर में इसे चूज कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तोरांग इन कुडुक लैंग्वेज। कुडुक लैंग्वेज के अंदर तोरांग की मीनिंग क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तोरांग मीन्स होता है आदिवासी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप चूज कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। और फिफ्थ क्वेश्चन में जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देख के ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है, और क्वेश्चन में भी यही बात की गई है कि नेम दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड हाउ इज इट प्लेड। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है आप लोग जानते ही हैं कि वायलिन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे से चूज कर सकते हैं अपने ऑप्शन में ऑप्शन ए को। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस मीन्स होता है जब कोई टू सिस्टर या फिर टू ब्रदर बिल्कुल सेम दिखते हैं, बिल्कुल उनके फेसेस बिल्कुल क्लियर एक जैसे दिखते हैं, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, उनके आइडेंटिकल ट्विंस बोल देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन आपको गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन देखो कि बोथ सिबलिंग्स लुक डिफरेंट, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों सेम दिखते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिफरेंट। तो हम लोग इसे क्रॉस कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अभी ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है बोथ द सिबलिंग्स लुक्स अलाइक, जो भी दोनों सिबलिंग होंगे बिल्कुल सेम लगेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्रदर सिस्टर जो भी अगर सेम फेस होगा दोनों का, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे आइडेंटिकल ट्विंस बोल देते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है नेम द स्पोर्ट्स एंड हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम। अब देखो, ये पिक्चर आप देखोगे तो इस पिक्चर को देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो जैसे आपको 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको फुटबॉल दे रखा है, तो फुटबॉल तो इसका आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में आपको दे रखा है यहाँ पे बास्केटबॉल, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप चूज कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। और बास्केटबॉल के अंदर हम लोग जानते हैं कि 5 प्लेयर वैसे
कोर्ट पे खेलते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा होते हैं बाद में वो रोटेट होते रहते हैं, जैसे जैसे क्वार्टर चेंज होता है तो सब्सिट्यूट होता रहता है। तो बेसिकली इसमें एट अ टाइम 5 प्लेयर इसमें खेलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपको ये पिक्चर गिवन है और इस पिक्चर के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेम दिस ग्रेट पर्सनैलिटी हु वर्क फॉर इरेडिकेटिंग अनटचेबिलिटी एंड फर्दर अपलिफ्टिंग ऑफ अनटचेबल्स। देखिए जो लोग पुराने सोसाइटी में क्या होता है, कुछ लोगों को टच नहीं किया जाता था और उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए तो ये जो हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने बहुत काम किया हुआ था। तो उन्हीं की पिक्चर आपको यहाँ दे रखी है और आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो नाम यहाँ दे रखा है आप इसे टिक लगा सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 9th क्वेश्चन में जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर की बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेम द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इरेडिकेट पोलियो। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि पोलियो से रिलेटेड ये पिक्चर है। तो जैसे आप 4 ऑप्शन दे रखा है, जिसमें से सी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए, ठीक है, तो वही आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसमें आप ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर की बेसिस पे आपको बोला जा रहा है, डैश इज यूज इन द स्विंग द रोड वगैरह की साफ सफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन डी में दे रखा है कि ब्रूम स्टिक्स जो है इसे हम यूज करते हैं रोड वगैरह को क्लीन करने के लिए, तो आप इसे चूज कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी फर्स्ट कॉम्पिटेंसी यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, इसके 10 क्वेश्चंस थे जो कि एमसीक्यू नेचर के ही थे। तो इन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन कैटेगरी के अंदर क्वेश्चंस को, और इसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने, 15 मार्क्स का ये कंप्लीट पोर्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो जैसे ये सेकंड सेक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे इंस्ट्रक्शन में कि हु एम आई, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें आपको ये पिक्चर शो किया जा रहा है। इस पिक्चर की बेसिस पे आपसे पूछा जा रहा है कि आई एम अ वर्ल्ड फेमस सॉल मेड फ्रॉम ए वूल ऑफ अ गॉड दैट आर फाउंड ऑन द वेरी हाई एल्टीट्यूड। तो आप लोगों ने जो स्टोरी पढ़ी थी कि पश्मीना शॉल के बारे में आपने पढ़ा था, तो वो क्या होता है, बहुत ही गर्म टाइप का शॉल होता है। जब विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो लोग वगैरह वहाँ के जो लोग हैं वो ये से यूज़ करते हैं। तो आप अपने आंसर में यहाँ पे कश्मीरी शॉल जो है, पश्मीना शॉल, अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पीपल यूज टू ब्लो मी टू मेक साउंड, हु एम आई। अब देखो आप लोग जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, जैसे खासतौर पे मुंह का यूज करके, माउथ का यूज करके जो प्ले करते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख सकते हो, जैसे फ्लूट वगैरह है, ठीक है, तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो अपने आंसर में। और भी बहुत सारे लिख सकते हो, बस ध्यान ये रखना है जिसे ब्लो करके, यानी कि मुंह से एक तरह से यूज करके जो हम बजाते वगैरह है, जैसे बांसुरी वगैरह हो गया, फ्लूट वगैरह हो गया, इन सब के नाम अपने आंसर में लिख सकते हो। किसी एक का लिखना है, आप किसी भी एक का लिख सकते हो। अच्छा, अब थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ जो 3 क्वेश्चन हैं, इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है कि आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ एक पिक्चर आपको एक पर्सन का दे रखा है और आपको ये बोला जा रहा है कि इस पर्सन को आइडेंटिफाई करिए, तो पहले इनका नाम लिखना होगा आपको, तो इसको आइडेंटिफाई करके इनका नाम लिख दीजिए। और इन्होंने किस प्लांट के ऊपर काम किया था उस प्लांट का नाम भी आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है कि ही वर्क ऑन डैश प्लांट। जिस प्लांट के ऊपर इन्होंने काम किया था उस प्लांट का नाम भी आपको लिखना है। बेसिकली ये साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का आपको नाम लिखना है और किस प्लांट के ऊपर इन्होंने काम किया था उस प्लांट का नाम भी आप यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें इस लेडी का पिक्चर आपको शो किया जा रहा है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर हु इज नोन एज डॉटर ऑफ द जंगल। तो डॉटर ऑफ द जंगल के नाम से कौन सी लेडी फेमस है, इस फेमस लेडी को आपको आइडेंटिफाई करना है और अपने आंसर में लिख देना है। मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करके भी बताएं कि ये दोनों पर्सन कौन कौन है, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो कमेंट करके मुझे भी बताना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के लिए कि आंसर द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर और ये सेकंड क्वेश्चन है, और ये दोनों ही क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, और इसके अलावा ये थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के हैं। तो यानी कि कंप्लीट पोर्शन ये वाला जो है ये 6 मार्क्स का आपका होने वाला है। एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला जा रहा है कन्नू वाज अलोन एट होम व्हेन द अर्थक्वेक अकर्ड, व्हाट शुड ही डू
इन सच सिचुएशन। अब जैसे आप लोग हो, आपकी तरह एक कोई भी बच्चा है जिसका नाम कन्नू है, ठीक है। अब सडनली क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, ये आपसे सजेशन पूछे जा रहा है। तो ये 1 और 2 सेंटेंस में आप अपना आंसर लिख सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, तो एटलीस्ट 2 सजेशन आपको मेंशन करना है। तो सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो कन्नू कन्नू है इसे पैनिक नहीं होना चाहिए, और कोई भी टेबल वगैरह है किसी चीज के अंडर में उसे छुप जाना चाहिए, या फिर अगर कोई ओपन स्पेस है कहीं तो उसे वहां पे चले जाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ 2 सजेशंस यानी 2 इस सिचुएशन में को उससे क्या क्या करना चाहिए वो आप सजेशन अपने आंसर में लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है क्लासिफाई द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एज। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट गिवन है, फ्लूट, गिटार, वीणा और माउथ ऑर्गन। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के आपको नाम लिख दे रखे हैं, और फर्स्ट कैटेगरी में आपको बोला जा रहा है कि इनको क्लासिफाई करना है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है प्रोड्यूस साउंड ऑन ब्लोइंग, यानी कि मुंह का इस्तेमाल करके जिसे प्ले किया जाता है उन्हें तो आपको इधर लिखना है फर्स्ट कॉलम के अंदर। और सेकंड कॉलम में आपको लिखना है कि प्रोड्यूस साउंड विद स्ट्रिंग, तार वगैरह का इस्तेमाल करके जिसे प्ले किया जाता है, ठीक है, उसका नाम आप इस सेकंड कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, ठीक है। तो माउथ वगैरह को यूज कर मुंह से जिसे बजाया जाता है, तो जैसे फ्लूट वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, मुंह से बजाते हैं, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो और माउथ ऑर्गन जितने भी हैं उन सबको भी हम मुंह से ही बजाएंगे भाई, तो आप यहाँ पे उसके नाम लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो गिटार वगैरह है या वीणा वगैरह है, इसे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें तार वगैरह बंधी होती है, तो अपने हाथों का इस्तेमाल करके हम इसे प्ले करते हैं, तो इनके नाम आप इसे सेकंड कॉलम में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको बोला जा रहा है योर फादर्स मदर्स डॉटर। जैसे आपके पापा हैं, आपके पापा के मदर, ठीक है, ठीक है, यानी कि आपकी ग्रैंड मदर होगी, तो आपकी ग्रैंड मदर की डॉटर यानी कि आपके पापा के जो सिस्टर है उनको क्या बोला जाता है। तो जब बेसिकली हम लोग अगर बात करें बुआ जी बोलते हैं, तो वो आप अपने आंसर में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि यूर ग्रैंड मदर्स हस्बैंड। ग्रैंड मदर के हस्बैंड को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं, ठीक है। तो आप अपने आंसर में यहाँ पे ग्रैंडफादर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वाले पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए ये जो पहले आपको इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन है, और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि इंडिया का मैप अगर आपको अच्छे से आता होगा तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक एक करके पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन गिवन है पहले कि आंसर द क्वेश्चन, और हर एक पार्ट को आपके यहाँ पे 1 मार्क्स का आपका होने वाला है। तो देख जैसे यहाँ पे नेम द स्टेट इन वे इन द गिवन ब्लैंक एंड लोकेट इट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उनके नाम भी लिखने हैं और मैप में से लोकेट भी करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में बोला जा रहा है कि झूम फार्मिंग इज डन इन। झूम फार्मिंग बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी कंट्री का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं मोस्टली इधर वाले स्टेट में से फार्मिंग की जाती है। तो किसी भी स्टेट का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। अच्छा, अब उस स्टेट को यहाँ लोकेट कर सकते हो। जैसे ये वाला पोर्शन जैसे दिख रहा है आंध्र, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आसाम है, ठीक है। उसके बाद ये नागालैंड है, और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है नागालैंड के नीचे, ये जो है आपके पास नागालैंड के नीचे मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, और लास्ट में इधर त्रिपुरा है। तो ये जो स्टेट्स हैं, और इधर जो एक रह गया हमसे ये वाला पोर्शन जिसे मैं कलर कर रहा हूँ, ये आपका जो कैपिटल इसकी शिलोंग है, ये मेघालय वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये मेघालय। तो ये जो स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे झूम फार्मिंग होती है, तो किसी का भी आप नाम लिख सकते हो और उसे लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि 2 स्टेट्स विद डेंस फॉरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है, उन स्टेट्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले। तो आप लोग जानते हो कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, लगभग वहाँ पे सभी स्टेट जितने भी स्टेट्स है सब में ही डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। मध्य प्रदेश में भी बोला जाता है। तो ये दोनों स्टेट्स में से किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड पार्ट के अंदर इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्यामानी बिलोंग्स टू। अब सूर्यामानी कहाँ से बिलोंग करती थी, तो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो उनका नाम, उनके स्टेट का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या करना है, मैप वगैरह फिल करना है। तो यहाँ लिखना भी है और मैप में फिल भी करना है। आप लोग क्या करिए, जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैप के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके कैपिटल्स के नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एरिया वाइज कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉलेस्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें 2 स्टेट्स बोला जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन तो आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड जो है ये आपका 1 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें 2 स्टेट्स फिल करेंगे आप। डेंस फॉरेस्ट जैसे मैंने एक बताया कि एक मध्य प्रदेश फिल कर लो, एक अरुणाचल प्रदेश फिल कर लो, ठीक है। तो आप इसे फिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है हमारी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स और इसकी वेटेज क्वेश्चन पेपर के अंदर 15 मार्क्स की है। इसमें फर्स्ट पोर्शन जो है आपका, इसमें आपको पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक, और ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 5 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और उसके अकॉर्डिंग जो ब्लैंक है हमें फिल करना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आप रीड करते हो तो वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सोर्स ऑफ एनर्जी। वुड के बारे में पूछा जा रहा है, ये किस टाइप की सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है और अपना आंसर यहाँ फिल कर देना है। सेकंड में आपको बोला जा रहा है कि डैश शॉल इज अ वार्म एज 6 स्वेटर्स। देखिए स्वेटर्स वगैरह जो हम लोग पहनते हैं 6 टाइम स्वेटर से भी ज़्यादा वार्म कौन सी शॉल है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने पश्मीना शॉल के बारे में जाना था, ठीक है, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, तो आप अपने आंसर में यहाँ पे पश्मीना शॉल लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड स्टेटमेंट भी बोल सकते हो आप कि डैश आर कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर। फार्मर के बेस्ट फ्रेंड कौन होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो केचुए यानी कि अर्थ वॉर्म जो होते हैं ये इसके फ्रेंड होते हैं जो फार्मिंग एक्टिविटी में फार्मर की काफ़ी हेल्प करते हैं, तो आप अपने आंसर में यहाँ पे अर्थ वॉर्म लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट आपको गिवन है कि कटिंग डाउन ऑफ ट्री ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज। देखिए पेड़ वगैरह जो होते हैं, जो ट्री वगैरह होते हैं, जब उसे हम लार्ज स्केल पे यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में जब उसे कट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग डीफॉरेस्टेशन बोलते हैं। फॉरेस्टेशन मतलब होता है जब हम बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, एक तरह से जंगल को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जब हम जंगल को कट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं डीफॉरेस्टेशन। तो यहाँ आप अपने आंसर में डीफॉरेस्टेशन लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेटमेंट और इसमें बोला डैश आर अफेक्टेड व्हेन अ पर्सन सफर फ्रॉम पोलियो। देखिए पोलियो से कौन सी डिसीज होती है, कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है पर्सन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो स्पाइनल कोड जो हमारी बॉडी का होता है वो इफेक्ट पड़ता है उसमें अगर किसी को पोलियो की डिसीज हो रखी है तो, इसलिए पोलियो की जो ड्रॉप वगैरह भी बचपन में सबको दी जाती है। तो यहाँ पे स्पाइनल कोड अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद सेकेंड पोर्शन है इसके अंदर आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो तीनों क्वेश्चन है हर एक के 2 मार्क्स हैं, ठीक है, यानी कि कंप्लीट पोर्शन आपका ये 6 मार्क्स का होने वाला है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे रीड करते हैं कि राजेश लिव्स इन सिटी एंड यूजेस द रोबोट डेली। ही ऑफन फॉल सिक एंड हैज डेवलप्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। हिज डॉक्टर हैज टोल्ड हिम दैट दिस इज बिकॉज ऑफ बैड एयर। व्हाट डज दिस मीन। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, एक पर्सन जिसका नाम राजेश है और वो सिटी में रहता है और बहुत ज़्यादा वो डेली बेसिस पे रोबोट वगैरह का यूज़ करता है। जब वो एक प्रॉब्लम फेस करता है तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बताता है कि ये जो उसकी हेल्थ इशू जो है ये किस वजह से है, कि बैड एयर की वजह से है। तो सिटी वगैरह में आप लोग जानते हैं कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग, पोल्यूशन की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन बैड एयर की वजह से कौन सी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, तो आप बता सकते हो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, पोल्यूशन की है। तो यहाँ पे पोल्यूशन अपने आंसर में लिख सकते हो और पोल्यूशन से होने वाली डिसीज के बारे में बता सकते हो, और इससे अवॉइड करने के लिए, पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हो। जैसे मास्क वगैरह में वियर करना चाहिए, ठीक है, और हो सके तो हमें अर्ली मॉर्निंग थोड़ा वॉक वगैरह करना चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ एयर हमें रिसीव हो सके, ठीक है। तो ये आप अपने आंसर में यहाँ पे लिख सकते हो सारी चीज़ों को। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि मैनी पीपल ऑफ दक्षा विलेज आर आस्क्ड टू vacate the area near the river. They say that a dam is going to build there. My father is very happy and say it is very beneficial. हाउ इज इट बेनिफिशियल। देखिए किसी भी एरिया में जब हम डैम वगैरह बिल्ड करते हैं तो लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नंबर 1 आप ये बोल सकते हो कि जब डैम वगैरह बिल्ड हो रहा है इट मीन्स लोगों के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो लोगों को फाइनेंशियल यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाला है, ये बता सकते हो। और जब भी डैम वगैरह बिल्ड करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना मेन पर्पस होता है इसका, ठीक है। तो ये भी आप अपने आंसर में बता सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि 2 बेनिफिशियल चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर रही है। नंबर 1 कि आप बता सकते हो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना है, नंबर 2 आप बता सकते हो यहाँ पर कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि करण वर्क्स थ्रू द डे इन द फील्ड फॉर growing a crop. He takes month together. I wonder what does he do all the time. what steps does he follow to grow his crop. अब देखिए फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर जो भी स्टेप्स होते हैं वो सारी स्टेप्स आपको यहाँ मेंशन करने हैं। जैसे आप लोगों ने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि इसके अंदर जितनी भी स्टेप्स होते हैं, जैसे इरिगेशन एक्टिविटी होती है, हार्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, और प्लांट वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये जितने भी स्टेप्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में आप लिख देंगे तो यहाँ आपको पूरे मार्क्स मिल जाएगा।
इसके बाद लास्ट पोर्शन है आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, और इसमें आपको बोला जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कह लीजिए इसको और इसे सेकंड क्वेश्चन कह लीजिए, ठीक है। अब इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि साई इज अ पुअर फार्मर, ही से दैट नाउ डेज फार्मिंग इज नॉट वेरी easy. Modernization has made it difficult for poor farmer. He want to leave farming and get a job in the city. What are the problem faced by him? अब देखिए यहाँ पे एक फार्मर के बारे में बताया जा रहा है कि आजकल वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे बतानी है, और कोई भी 2 प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। और ये प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से, ठीक है। इस वजह से अब वो फार्मिंग एक्टिविटी नहीं करना चाहता, सिटी में जाके जॉब करना चाहता है। तो नंबर 1 प्रॉब्लम तो ये है कि जो जितने भी फार्मर वगैरह होते हैं उनको कहीं जो न्यू इक्विपमेंट जो आजकल आ रहे हैं वो सब वो परचेस नहीं कर पाते हैं। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जो न्यू इक्विपमेंट वगैरह उन्हें चाहिए होता है वो नहीं खरीद पाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम होगी, यानी कि एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो कह सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी फार्मर वगैरह अच्छी खेती वगैरह करते हैं तो उसे प्रॉपर एक मार्केट नहीं मिल पाता, या फिर उन्हें उस हिसाब से वो प्राइस नहीं मिल पाता जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। तो इस तरह की जब वो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो सोचते हैं कि फार्मिंग एक्टिविटी से अच्छा ये है कि वो सिटी में जाकर कोई अच्छी जॉब पकड़ ले, ये फार्मिंग एक्टिविटी अब उतनी अच्छी नहीं रही, ठीक है। तो 2 प्रॉब्लम यहाँ पे कोई भी बता सकते हो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग, मेंशन एनी 2। देखिए ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता था कि ह्यूमन लेबर ज़्यादा यूज़ होती थी, लेकिन जो मॉडर्न फार्मिंग है इसमें ह्यूमन लेबर की जगह मशीन वगैरह जैसे ट्रैक्टर वगैरह ये सब जो मॉडर्न चीज़ें हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोनों के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या है इसकी मीनिंग बता सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग क्या है इसकी मीनिंग बता सकते हो। और ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या है, मैन ह्यूमन जो है उसका लेबर ज़्यादा यूज़ होता था, यानी कि लोग अपने हाथों से ज़्यादा काम करते थे। लेकिन आजकल जो मॉडर्न फार्मिंग है इसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो टोटली बेस्ड हो गई है मशीन वगैरह के ऊपर, यानी कि लोग कम मेहनत करते हैं, मशीन वगैरह का यूज़ करके बहुत ईजिली काम कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर, और मॉडर्न फार्मिंग के अंदर क्या लेस लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने 5th क्लास के ईवीएस के क्वेश्चन पेपर का आंसर की घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं एनुअल एग्जाम से पहले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। और हाँ फ्रेंड्स, @प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा ये जो मेरा सेकंड चैनल है मेरे नाम से, ये मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है @मिस्टर कृष्णा शाह, जहाँ मैसेज करके अपने डाउट मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।